सात संबंध तक जिस तरीके से वो बहाने बनाकर भागते दिखे, साफ लग रहा था कि वो छिपाना चाह रहे हैं। 8वें संबंध में भी किसी राजवंशी राजकुमार की तरह उन्होंने ईडी को अपने घर पर बुलाया, साहब दफ्तर भी नहीं गए। कानून सबके लिए बराबर हो, राजा हो या रंक हो। अगर जेएमएम के प्रवक्ता इस बात को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि कितने प्रश्न थे, क्या प्रश्न किए गए, तो वो एक अपराध कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कीजिए जेएमएम के प्रवक्ता पे, जो इन्वेस्टिगेशन में खलल डाल रहा है। सीआरपीएफ के लोग थे, उन पे बिना बात का गैर जमानती धारा लगा दी गई। तो क्या ये धारा 144 के लिए नहीं है, या मुख्यमंत्री कानून से ऊपर है? रांची जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 9वां समन भेजते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं। प्रतुल जी, एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है और ये कहा है कि पूछताछ कंप्लीट नहीं हो, बहुत सारे सवाल हैं जो अभी पूछना बाकी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार फिर से यही आरोप लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी नेता को परेशान करने के लिए एक बार फिर से साजिश रची जा रही है। क्या कुछ पहले तो वो जेएमएम के मुख्यमंत्री नहीं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहता हूं मेरा मुख्यमंत्री कानून का सामना करे, कानून को फेस करे, लेकिन सात संबंध तक जिस तरीके से वो बहाने बनाकर भागते दिखे, साफ लग रहा था कि वो छिपाना चाह रहे हैं। और 8वें संबंध में भी किसी राजवंशी राजकुमार की तरह उन्होंने ईडी को अपने घर पर बुलाया, साहब दफ्तर भी नहीं गए, और ना दफ्तर में बुलाने की उन्होंने जहमत उठाई। तो ऐसे तो राजाओं का बिहेवियर होता है। और जैसे चैनलों में खबरें आई, आपके यहाँ भी ऐसे खबरें चली कि मुख्यमंत्री ईडी के जितने प्रश्न थे, ये मैं कोई अपने सूत्र के आधार पर नहीं कर रहा, मीडिया में ही खबरों के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि उस दिन जो ईडी और सीएम के बीच हुआ ये तो दोनों ही बता सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ज़्यादातर प्रश्नों को टालते रहे, जैसे मीडिया में खबरें आई, और किसी का सही जवाब नहीं दिया। किसी पे कहा कि मुझे याद नहीं, किसी पे कहा कि भाई इसको दस्तावेज देखना होगा। तो मुख्यमंत्री कहीं सीधा जवाब नहीं देते रहे, और शायद ईडी ने पूरी चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ये भी खबरें ऐसी आ रही थी। तो उसके बाद ये तो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से, और सीआरपीसी और तमाम जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रोविजन, अगर आप कोऑपरेट नहीं करें इन्वेस्टिगेशन से, तो फिर दोबारा आपको बुलाएंगे ही पूछताछ के लिए। दोबारा क्या, 4 बार, जितनी बार जरूरत हो। कानून का बहुत सेटल प्रिंसिपल है। मुख्यमंत्री जी शायद इसको भूल गए हैं कि कानून की नज़रों में सब बराबर है। और ये तो भारत के संविधान के आर्टिकल 7 में और 14 में इसका जिक्र तो बाद में आया, इसका जिक्र तो रामराज में भी था, जब जिस समय की मूल भावना थी कि राजा का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा, सबके लिए कानून एक है। और जो चाइनीज फिलोसोफर था गुआंगजोंग, जो 7वीं बिफोर कॉमन एरा में था, उसका भी जो डिस्क्रिप्शन है, जो लॉ का फाउंडेशन माना जाता है, उसमें स्पष्ट है कानून सबके लिए बराबर हो, राजा हो या रंक हो। और जो एक थियोडिसिस की बड़ी फेमस किताब है आर्ट ऑफ वॉर, जो एथेंस के बारे में है, जहां मॉडर्न स्टेट की परिकल्पना पहली बार की गई थी, तो थियोडाइडिस ने भी अपनी पुस्तक में यही कहा है कि जिसको मैंने जीता पहले, और जो मेरे ओरिजिनल प्रजा है और जिसको मैं जीतने जा रहा हूँ, सबको मैं समानता से ट्रीट करूंगा। यूएन का डिक्लेरेशन जो है 1945 का, उसका भी आर्टिकल 7 स्पष्ट रूप से कहता है ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ आईज ऑफ लॉ। मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों को भूल गए। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासी नेता है इसलिए परेशान किया जा रहा है। मुझे तो कभी नहीं पता था कि किसी अपराध में किसी का जुर्म जाति के आधार पर होता है। भाई हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 10 घंटे एसआईटी जांच का सामना किया था साहब उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं पिछड़ा का बेटा हूं, क्योंकि हमें कानून पर भरोसा था, हमें देश की अदालतों पर भरोसा था। एजेंसी ने, एसआईटी ने क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लीन चिट को अपहोल्ड किया, आडवाणी जी ने सीबीआई इंक्वायरी को फेस किया, मुरली मनोहर जोशी ने सीबीआई इंक्वायरी को फेस किया, उमा भारती जी ने फेस किया। उस समय तो किसी ने गिला शिकवा या शिकायत नहीं की। तो मुख्यमंत्री जी को इतनी आपत्ति क्यों? उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने सारे सवालों का जवाब दिया है, संभवतः 18 से 20 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। और ये भी कहा गया है कि 48 घंटे भी नहीं हुए और फिर से समन भेज दिया, देंगे नहीं हमें वापस। मेरा कहना है कि अगर जेएमएम के प्रवक्ता इस बात को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि कितने प्रश्न थे, क्या प्रश्न किए गए, तो वो एक अपराध कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, ये जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। एक अक्यूज या एक विटनेस की हैसियत से मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो ईडी बता पाएगी, लेकिन जो उन दोनों के बीच ट्रांसपायर हुआ, अगर मुख्यमंत्री ने शेयर किया और कोई से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है तो अपराध है। मुकदमा दर्ज कीजिए जेएमएम के प्रवक्ता पे, जो इन्वेस्टिगेशन में खलल डाल रहे हैं। आप कैसे बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, क्या नहीं बातचीत हुई? यानी आप एविडेंस के साथ टैंपर करने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन बना रहे हैं। यह तो बेहद आपत्तिजनक है साहब।
अभी देखिए सीआरपीएफ जवान, भीम आर्मी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये तो नहीं चलेगा। जेएमएम कार्यकर्ताओं पे जमानती धाराएं लगाई गई और जो दूसरे सीआरपीएफ के लोग थे उन पे बिना बात का गैर जमानती धारा लगा दी गई और कह रहे थे ना उस दिन की 144 लगा है, तो मुख्यमंत्री जी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? वो तो 50 मीटर दूर स्थित जस्टिस एलपीएन शहादत चौक पर गए, वहां चौक पर खड़े होकर भाषण दिया, हजारों लोगों को संबोधित किया। तो क्या यह धारा 144 के लिए नहीं है या मुख्यमंत्री कानून से ऊपर है? रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? और जिस तरीके की स्थितियां थी, जो भीड़ थी, वो लगातार कह रही थी कि ईडी के अफसरों पर कार्रवाई हो, सेंधरा कर देंगे। उसके अतिरिक्त कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को छुआ तो झारखंड जल जाएगा। जैसा माहौल था, लग रहा था कि ईडी के खिलाफ कोई अनहोनी हो जाएगी। उसके बाद अगर सीआरपीएफ आई अपने अफसरों की सुरक्षा के लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कहते भी है कानून का एक और सिद्धांत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन, यानी असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन राज्य तो पूरे तरीके से फेल कर गई थी। अगर आज फेल नहीं करती तो हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता हथियार हरवे के साथ कैसे मुख्यमंत्री के घर के आसपास निषेधाज्ञा के बावजूद जमा हो गए? साफ दिखा रहा है स्टेट फेल कर गया था उस दिन। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो तो जमानती धाराओं में किया गया, लेकिन ये जमा कैसे होने दिया गया? मुख्यमंत्री की सुरक्षा में वहां पे खतरा था, तो ईडी के दफ्तरों के खिलाफ तो लगातार हमले का ये आह्वान कर रहे थे। क्या उन पर खतरा नहीं था? अच्छा, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, मतलब बयान दिया गया था कि कहीं ना कहीं ये साजिश रची गई थी ताकि झारखंड में राष्ट्रपति जी। ये परसों की बात थी और हमारा कहना है कि साजिश कौन कर रहा था? पहले तो मुख्यमंत्री जी हमें लगता है इस प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर जो 70,000 करोड़ का घपले घोटाले का आरोप लगा है वो उससे ध्यान लोगों का बढ़ जाए। ये बेहद ही अफसोसजनक बात है कि जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ताओं को ये घुसने दे रहे थे प्रतिबंधित एरिया में, उसके अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की कह रहे हैं कि जननी शिकार होगा, यानी ईडी के अधिकारियों को आप जानवर कह रहे हैं, उनकी हत्या करने का आप आह्वान कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग का आह्वान कर रहे हैं। जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं जनता में उबाल है, कुछ भी हो सकता है, तो हिंसा को तो ये बढ़ावा दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव, जो तमाम बातों का जवाब दे रहे थे। इन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ एक बार फिर से होती है तब क्या कुछ होता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल होंगे? न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।